तो सबसे पहले फ्रॉड्स को क्लासिफाई करा क्यों गया, ताकि रिपोर्टिंग के अंदर क्या लाई जा सके, यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके। उसके लिए क्या करा गया, सारे के सारे फ्रॉड्स को एज पर द इंडियन पीनल एक्ट कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा गया। कैटेगरीज क्या क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जब आप पैसे का गलत यूज कर रहे हो या जो आप पे ऊपर जिस चीज का ट्रस्ट किया गया आप उसको क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो। उसके बाद क्या है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स लाइक चेक बिल्स को फोर्ज कर रहे हो, नकली बना रहे हो, बुक्स का मैनिपुलेशन कर रहे हो, ऐसे अकाउंट्स दिखा रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करते, अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करा के क्या ले रहे हो, एनकैशमेंट करवा रहे हो। उसके इसके अंदर भी क्या कहा जाएगा कि आपने क्या करा है, फ्रॉड करा है। उसके बाद जब बैंक स्टाफ क्या करता है, क्रेडिट फैसिलिटीज जो एक्चुअली एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, उस केस में भी क्या कहा जाता है कि क्या है, फ्रॉड हुआ है। उसके बाद नेग्लिजेंस इन कैश शॉर्टेजेस के करके फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग एंड फ्रॉडरी के करके हो सकता है, इरेगुलरिटी इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के करके भी क्या हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। उसके अलावा और भी तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई कैश शॉर्टेजेस होते हैं ड्यू टू द नेग्लिजेंस, ड्यू टू द चीटिंग एंड फ्रॉडरी, ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, तो उसको अगर उसके अंदर आपकी इंटेंशन टू फ्रॉड प्रूव हो जाती है, आपको सस्पेक्ट होती है, तो उस चीज को फ्रॉड ही कहा जाएगा। उसके बाद दो ऐसे केसेस होंगे जिनको हमेशा हम फ्रॉड की कैटेगरी के अंदर ही रखने वाले हैं। वो दो केसेस क्या क्या हैं, फर्स्ट वन इज जब आपके कैश शॉर्टेजेस होते हैं 10,000 से ज्यादा। सेकंड, आपके कैश शॉर्टेजेस हैं 5,000 टू 10,000 के बीच में, बट जो पर्सन कैश को हैंडल कर रहा था उसने उस चीज को रिपोर्ट नहीं करा, बट मैनेजमेंट ऑडिटर या इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ने वो चीज को डिटेक्ट कर लिया, तो वो भी क्या कहा जाएगा कि क्या हुआ है, फ्रॉड हुआ है। उसके बाद जो अगर आपके फ्रॉड होंगे उनको रिपोर्ट किस तरीके से करा जाएगा, रिपोर्ट करने के लिए क्या है, आपको एक सिस्टम बनाएगा, सिस्टम का नाम रखा गया FRMS, फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके अंदर बैंक को क्या करना होता है, अपनी FMRs भरनी होती है, फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न्स को फाइल करना होता है। उसके लिए बैंक्स की जिम्मेवारी है कि बैंक्स क्या करेंगे, एक हायर ऑफिशियल रैंक का पर्सन जो एटलीस्ट एक जनरल मैनेजर होना चाहिए उसको नॉमिनेट करेंगे, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी रिटर्न्स हमें दी गई हैं आपने उसको क्या करना है, फाइल करना है। उसके लिए आपको कुछ रिपोर्ट्स क्या करी गई हैं, बताई गई हैं, वो रिपोर्ट्स कौन कौन से उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रिपोर्ट आती है नोन एज FMR1 फाइनेंस फ्रॉड मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग, फ्रॉड मॉनिटरिंग रिटर्न नंबर 1, जिसका नाम है रिपोर्ट ऑन एक्चुअल और सस्पेक्टिव फ्रॉड्स। इसके अंदर जो फ्रॉड्स हैं अगर आपके 1 लाख तक के हैं, मतलब 0.1 मिलियन या उससे ज्यादा के हैं, तो आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर क्या करना है, CFMC को क्या करना है, उस चीज की रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग कब तक करनी है आपको, विद इन द 3 वीक्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ अ फ्रॉड। उसके बाद आपको इसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी इशू करना है। सर्टिफिकेट आपको किसको इशू करना है, CFMC को, with a copy to the respective regional office of RBI under whose jurisdiction head office of the bank falls within 7 days from the end of the month। बेसिकली आपको रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करनी है CFMC को, एंड उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी देना है टू द RBI, to the CFMC and to the regional office of the RBI within the 7 days from the end of the month। उसके बाद अगर आप जो आपकी रिपोर्टिंग है, ऊपर देखिए हमने हार्ड कॉपी में अगर 0.1 मिलियन से ज्यादा के फ्रॉड होते हैं, अगर आपके फ्रॉड्स है 0.1 मिलियन एंड अबव 5 मिलियन, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, बेसिकली हार्ड कॉपी के अंदर भी उस चीज की रिपोर्टिंग करनी है। उसके अंदर रिपोर्टिंग कब कहां किसको किसको करनी है, रीजनल ऑफिस ऑफ द RBI जिसकी जुरिडिक्शन के अंदर वो फॉल हो रहा है, टू द रीजनल ऑफिस अंडर हुज जुरिडिक्शन द हेड ऑफिस ऑफ द ब्रांच फॉल्स। बेसिकली आपको किस किसको रिपोर्टिंग करना है, रीजनल ऑफिस जिसके अंदर ब्रांच आ रही है एंड रीजनल ऑफिस जिसके अंदर हेड ऑफिस फॉल कर रहा है, उसके अंदर उसकी क्या करनी है, आपको रिपोर्टिंग करनी है। कब तक करनी है, सेम जो ऊपर कंडीशन थी, विद इन 3 वीक्स ऑफ द फ्रॉड ऑफ डिटेक्शन। उसके बाद लिस्ट ऑफ बैंक्स अंडर द सुपरविजरी प्रीव्यू ऑफ सीनियर मैनेजर्स एंड स्मॉल बैंक मॉनिटरिंग डिविजन्स एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद ऐसे केसेस जहां 5 मिलियन से ज्यादा की रिपोर्टिंग है, सॉरी 5 मिलियन से ज्यादा के फ्रॉड हुए हैं, उस केस के अंदर भी आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी के अंदर ही रिटर्न्स को सबमिट करना है टू द CFMC बेंगलुरु एंड RO of RBI DBS SBMD अंडर हुज जुरिडिक्शन ऑफ द हेड ऑफिस ऑफ द बैंक फॉल्स और द SSM ऑफ द बैंक। बेसिकली आपको क्या करना है, जिस कैटेगरी के अंदर, जिस जुरिडिक्शन के अंदर हेड ऑफिस फॉल कर रहा है, उसको आपने क्या करना है, हार्ड कॉपी के अंदर उन अकाउंट्स को, उन फ्रॉड्स के डिटेक्शन आपने बतानी है। ठीक है, टाइमलाइन वही होगी विद इन 3 वीक्स एंड जो रिमार्क थे वो बेसिकली ऊपर वाले ही सेम है। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्लैश रिपोर्ट फॉर फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट्स ऑफ 50 मिलियन एंड अबव। बेसिकली ऐसे फ्रॉड जिनके अंदर अमाउंट जो है वो 50 मिलियन से ज्यादा की है, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा की है, उसके अंदर आपको एक हार्ड कॉपी फाइल करनी है, हार्ड कॉपी थ्रू अ DO लेटर addressed to the PGGM CGM in charge DBS RBI Central Office Mumbai with a copy of to CFMC बेंगलुरु। CFMC बेंगलुरु को आप दे ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, PGGM CGM in charge of DBS of RBI of the Central Office क्या करना है, आपको फाइल करना है। बट ऐसे फ्रॉड्स की जो रिपोर्टिंग होगी कब तक होगी, विद इन अ वीक। जो ऊपर वाली जो फ्रॉड्स कर रहे थे FMR1 के अंदर जो रिपोर्टिंग करनी है आपको क्या करनी है, विद इन 3 वीक्स करनी है। उसके बाद जो आप ये रिपोर्टिंग करोगे, दे शुड इंक्लूड अमाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ फ्रॉड, मॉडलस ऑपरेंडी। मॉडलस ऑपरेंडी बेसिकली होता है मेथड ऑफ ऑपरेशन की, किस तरीके से ये फ्रॉड करा गया। उसके साथ साथ
नेम ऑफ द ब्रांच, ऑफिस, नेम ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड एक्सेट्रा, ये चीजें भी आपको क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट रिटर्न आती है दैट इज FMR2। FRM2 आपको क्या करनी है, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रिपोर्ट करनी होती है। ये सॉफ्ट कॉपी के अंदर जाती है, किसको जाती है, सिर्फ CFMC बेंगलुरु को जाती है। ठीक है, आपको ये रिपोर्टिंग कब तक करनी है, जब आपका क्वार्टर एंड होता है, क्वार्टर एंड होने के 15 डेज के अंदर अंदर इस चीज की आपको रिपोर्टिंग करनी है। इन केस आपके पास कोई फ्रॉड नहीं हुआ तो उसके अंदर आपको क्या करना है, नील रिपोर्ट को भेजना है। थर्ड रिपोर्ट आपके पास आती है नोन एज FMR3। FMR3 में मतलब आपको रिपोर्टिंग करनी है फॉर द केस वाइज क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ऑन फ्रॉड्स इन्वॉल्विंग 0.1 मिलियन एंड अबव। मतलब बेसिकली 1 लाख से ज्यादा के जो केसेस थे, अगर उनमें फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है, आपने उसकी रिपोर्टिंग करी होगी, तो क्वार्टरली बेसिस पे क्या उसकी प्रोग्रेस हुई है वो आपको क्या करना है, FMR3 के अंदर फाइल करना है। जो ये फाइल होती है वो भी सॉफ्ट कॉपी के अंदर होती है टू द CFMC बेंगलुरु, एंड सेम इसके अंदर 15 डेज ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर टू विच दे रिलेट के अंदर आपको फाइल करनी है। इन केस कोई फ्रॉड नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, उसके अंदर नील रिपोर्ट को फाइल करना है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, जो FMR1 है, अगर आप चाहो तो इन जो फर्स्ट 3 पैराज हैं इनको कंसोलिडेट कर सकते हो। कंसोलिडेट करने के लिए बेसिकली क्या है, अगर आपके FMR1 के केसेस हैं, जो रिपोर्ट्स जो आपके फ्रॉड्स हुए हैं उनकी अमाउंट 0.1 मिलियन से अबव की है, मतलब 1 लाख से ज्यादा की है, तो आपको क्या करना है, उसको सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी के अंदर आपने उसको क्या करना है, उस चीज को रिपोर्ट करना है। ठीक है, रिपोर्टिंग करनी किस किस को है, CFMC बेंगलुरु को जाएगी, उसके बाद जो भी रीजनल ऑफिस है उसको जाएगी। ठीक है, बट अगर जो फ्रॉड रीजनल ऑफिस किस किस के, रीजनल ऑफिस जिसके अंदर ब्रांच फॉल कर रही है, रीजनल ऑफिस जिसके अंदर क्या कर रहा है, हेड ऑफिस फॉल कर रहा है, उसके अंदर आपको क्या करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, बट जो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी सिर्फ किसको जाती है, CFMC बेंगलुरु को जाती है। CFMC बेंगलुरु को आपको हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी सिर्फ आपको क्या करनी है, रीजनल ऑफिस को भेजनी है। ठीक है, उसके बाद आपको एक फ्लैश रिपोर्ट भेजनी है अगर जो आपके फ्रॉड का अमाउंट क्या है 50 मिलियन से ज्यादा है, हार्ड कॉपी थ्रू द PGGM CGM इन चार्ज ऑफ DPS एंड CFMC बेंगलुरु विद इन अ वीक, कि जब आपको फ्रॉड हुआ है, जब आपको डिटेक्ट हुआ, उसके 1 वीक के अंदर अंदर आपको ये चीज बता देनी है। इसके अंदर आपको अमाउंट इन्वॉल्व, नेम ऑफ द पार्टीज, मेथड, सब चीजों के बारे में भी बताना है। उसके बाद जो आपके फ्रॉड्स हुए थे उनमें कौन कौन से फ्रॉड आउटस्टैंडिंग है उसकी आपको क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी है अंडर रिटर्न FMR2। सॉफ्ट कॉपी में जाएगी टू द CFMC बेंगलुरु विद इन द 15 डेज जब आपके क्वार्टर एंड हो जाएगा। इनकेस फ्रॉड नहीं है तो आपको रिटर्न फाइल करनी है। एंड जो आपके केसेस थे जिनकी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा की है, ऐसे फ्रॉड्स के केसेस, उनकी आपको क्वार्टरली बेसिस पे प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करनी है अंडर द रिटर्न FMR3। सॉफ्ट कॉपी के अंदर भेजनी है टू द CFMC बेंगलुरु विद इन 15 डेज जब आपका क्वार्टर एंड हो जाएगा। इनकेस फ्रॉड नहीं है तो आपको उसकी क्या करनी है, नील रिटर्न फाइल कर देनी है। सो दीज वर द रिटर्न्स जो आपको क्या करनी होती है, फाइल करनी होती है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को FMR1 रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर उनके केसेस क्या है, 0.1 मिलियन से कम है, मतलब 1 लाख से कम है। ठीक है, ना आपको सॉफ्ट कॉपी में भेजने की जरूरत, ना आपको हार्ड कॉपी के अंदर भेजने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद आप जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है आपको क्या करनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बतानी है। ठीक है, उसके बाद ऐसे फ्रॉड्स जहां सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या तो खुद इनिशिएट करी हैं या रिजर्व बैंक ने बोला है कि इनके अगेंस्ट क्या करो, आप इन्वेस्टिगेशन करो, उनको भी आपने क्या बोलना है कि ये अकाउंट्स क्या है, फ्रॉडेंट अकाउंट है, एंड उसकी भी आपको क्या करनी है, FRM1 के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद बैंक्स में ऑल्सो रिपोर्ट फ्रॉड्स प्रीपेट्रेटेड इन देयर सब्सिडरीज एंड अफिलिएट जॉइंट वेंचर्स इन FMR1 फॉर्मेट इन हार्ड कॉपीज। Such fraud should however not be included in the report outstanding fraud on the quarterly progress report। बेसिकली अगर सपोज बैंक्स के अंदर फ्रॉड ना होके उनकी किसी सब्सिडरी के अंदर फ्रॉड होता है तो उसकी भी आपको क्या करनी है, FRM1 के अंदर रिपोर्ट करनी है। बट ऐसे जो आप रिपोर्ट, जो ये फ्रॉड्स हुए हैं इनकी रिपोर्टिंग आपको FMR2 जो कि क्वार्टरली फ्रॉड्स को आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट होती है, एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है FMR3 उसके अंदर आपको करने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, FMR1 के अंदर उस चीज की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद फॉरेन बैंक्स अदर देन फॉरेन बैंक्स, मतलब ऐसे बैंक जो इंडियन बैंक्स है बट उनकी क्या है, फॉरेन के अंदर ब्रांचेस हैं, फॉरेन के अंदर ऑफिसेज हैं, अगर उनके अंदर भी कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है तो वो चीज भी क्या करनी है, आपको रिपोर्ट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी जो मेजरली रिटर्न्स है या रिपोर्टिंग है वो खत्म होती है। उसके बाद जो क्वार्टरली रिटर्न्स हमने देखी थी FMR2 एंड FMR3। FMR2 क्या था कि जो भी ऐसे केसेस जो आउटस्टैंडिंग रह गए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर उसकी क्या करनी है, आपको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, रिपोर्टिंग किसको किसको करनी है आपने, एक तो RBI FMR2 किसको जाता है, सिर्फ CFMC को, उसके साथ आपने क्या करना है, अपने बोर्ड को भी ये चीज बतानी है। ठीक है, उसके बाद इनकेस फ्रॉड नहीं है तो आपको क्या करनी है, नील रिपोर्ट फाइल करनी है। FMR3 में ऐसे केसेस जिसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं हुई है, उसकी डिटेल आपको क्या करनी है, FMR3 के अंदर फाइल करनी है। इन केस उसके अंदर आपके पास कोई फ्रॉड्स नहीं हुआ है, जो कि एक बैंक के लिए ऑब्वियसली एक अच्छी बात है, तो उस केस में आपने क्या करना है, नील रिटर्न्स फाइल कर देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डिलेज इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स। सबसे पहले तो क्या है कि फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग के अंदर डिले नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग
अब इन केस अगर डिले होता है, डिले होता है तो उससे क्या हो सकता है, सिमिलर काइंड के फ्रॉड्स हो सकते हैं। बेसिकली सपोज एक पर्सन है, लेट इट बी पर्सन नंबर ए, वो दो बैंक्स के साथ डील कर रहा है, ठीक है, बैंक नंबर, ठीक है, बैंक का नाम लेते हैं एसजी, एक का बैंक का नाम लेते हैं एचएम, ठीक है। सपोज ये दो बैंक के साथ डील कर रहा है, ठीक है। सपोज ए पर्सन ने क्या करा, एसजी बैंक के साथ फ्रॉड करा, बट एसजी बैंक ने उस चीज को रिपोर्ट ही नहीं करा, तो जो एचएम बैंक है उसको पता ही नहीं है कि ए वाला बंदा वो फ्रॉडी है, तो उसने जो मेथड्स एसजी बैंक के साथ यूज करे थे वो सेम मेथड्स क्या कर सकता है, एचएम बैंक के साथ यूज करके फ्रॉड कर सकता है। तो उस केस में तो बेसिकली ये फ्रॉड्स बचाए जा सकते थे अगर क्या करी जाती, रिपोर्टिंग टाइमली बेसिस के ऊपर करी जाती। सो बैंक्स को क्या करना है, ये इंश्योर कराना है कि फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग के अंदर किसी तरीके का डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, सिमिलर फ्रॉड्स दोबारा हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, इस चीज को बचाने के लिए जो टाइमलाइन फिक्स करे गए हैं रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग, आपको उसको अडेयर करना है। जैसे हमने ऊपर FMR1 देखा कि विद इन 3 वीक्स करना है, 50 मिलियन वाले केसेस है तो विद इन 1 वीक होना चाहिए, FMR2 के लिए 15 डेज, FMR3 के लिए 15 डेज, जो भी रिपोर्टिंग है आपको रिपोर्टिंग टाइमली बेसिस के ऊपर करनी है। इन केस आप वो नहीं करते तो आपके ऊपर क्या माना जाएगा कि आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की वॉयलेशन करी है, एंड उसके रिगार्डिंग आपके ऊपर पिनल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी में बेसिकली ये बताना है कि किस स्टाफ की गलती के करके ये चीज जो है रिपोर्ट नहीं हुए, ताकि क्या करा जा सके, प्रॉपर एक्शंस लिए जा सके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ रिपोर्ट्स किसको भेजनी है, बोर्ड को भी रिपोर्ट करनी है, ठीक है। सो बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि ऐसे फ्रॉड जिनकी अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है वो सारे के सारे क्या हो, रिपोर्ट्स को प्रॉम्प्टली बेसिस के ऊपर बताया जाए, ताकि उनके ऊपर क्या लिया जा सके, एक्शन लिया जा सके। उसके लिए जो बोर्ड्स है उनको क्या करना है, क्वार्टरली रिव्यू करना है और एनुअल रिव्यू करना है। क्वार्टरली रिव्यू बेसिकली फ्रॉड मतलब क्वार्टरली एंडिंग देखेंगे, हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर एंड मार्च क्वार्टर। तो उनके इन क्वार्टर्स के अंदर जितने भी फ्रॉड हुए हैं उनकी आपने क्या करो, इन्फॉर्मेशन अपनी ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करो। उसके साथ साथ जो भी उनका स्टैटिस्टिकल डाटा जो आपने एनालाइज करने के लिए यूज करा है वो भी आप उनको बताओ, ताकि क्या करा जा सके, इन केस कोई एक्शन की जरूरत है तो एक्शन लिया जा सके। उसके साथ साथ बैंक्स को क्या करना है, एनुअल रिव्यू भी करना है फ्रॉड्स का। एनुअल रिव्यू मतलब पूरे साल के अंदर क्या कितने फ्रॉड्स हुए, उसके आपके ऊपर क्या करना है, एक रिव्यू प्रोवाइड आपने करना है। वो कब तक करना है, बिफोर द एंड ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, दैट इज क्वार्टर एंडेड June 30th। मतलब जब आप एनुअल रिव्यू कर रहे होगे, फाइनेंशियल ईयर लगता है हमारे ऊपर 1 अप्रैल, सपोज 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, तो इसकी जो रिपोर्टिंग है इसके ऊपर जो एनुअल रिव्यू आपको 30 जून 2024 तक क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है, ठीक है। ऐसे जो आपने ये रिव्यू प्रोवाइड करा है आपको आरबीआई को भेजने की जरूरत नहीं है, बट वो आप अपने पास क्या कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो, ताकि जो आपके ऑडिटर्स हैं, जो आपके इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हैं, वो उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई कर सके। उसके बाद जो भी ये रिव्यूज दिए जाएंगे, रिव्यूज के अंदर आपने क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। सबसे पहले तो एडुकेसी ऑफ सिस्टम टू डिटेक्ट फ्रॉड्स, कि क्या आपका सिस्टम इतना एडिक्वेट था कि वो फ्रॉड डिटेक्ट कर पाए। उसके बाद स्टाफ अकाउंटेबिलिटी, ताकि स्टाफ को अकाउंटेबल ठहराया जा सके कि भाई तेरी गलती से हुआ है, एंड जब उनको अकाउंटेबल ठहरा दिया गया तो उनके ऊपर क्या ली जा सके, पनिशमेंट दी जा सके, ठीक है। उसके बाद जो फ्रॉड्स हुए हैं आपने उसको लोकल पुलिस या एसबीआई को किस तरीके से रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो एनुअल रिव्यूज होंगे, दे शुड ऑल्सो कवर डाटा ऑन नंबर ऑफ फ्रॉड्स, कि कितने फ्रॉड्स हुए, अमाउंट इन्वॉल्व, कितना अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व था। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फ्रॉड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, जो हमने कैटेगरीज पढ़ी थी उसके अंदर आप बताओ कौन कौन सी कैटेगरीज के फ्रॉड हुए हैं। उसके बाद मॉडुलस ऑपरेंडिस ऑफ फ्रॉड, मतलब बेसिकली फ्रॉड्स करने के लिए किस तरीके का यूज करा गया। उसके बाद एस्टिमेटेड लॉस, बैंक को एस्टिमेट लॉस कितना हुआ, अमाउंट्स रिकवर्ड, बैंक ने अमाउंट कितना रिकवर कर लिया। उसके बाद उनके अगेंस्ट कितनी प्रोविजन बनाई गई, उनका ज्योग्राफिकल ब्रेकअप क्या था, मतलब किस एरिया से कितने फ्रॉड हुए हैं। उसके बाद टाइम टेकन टू डिटेक्ट, कितना टाइम लगा चीज को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपने जो लोकल पुलिस है, सीबीआई को इनकेस रिपोर्ट करा है तो उसका स्टेटस क्या है। और उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए गए कि ये चीज दोबारा ना हो, उस चीज की क्या करनी है आपको, उन चीजों के ऊपर भी आपने रिव्यू प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट कि किस तरीके से जो रिपोर्ट्स है वो किसको दिए रिपोर्ट करे जाएंगे, बोर्ड को रिपोर्ट करे जाएंगे, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अंदर बेसिकली हमने फ्रॉड्स को पहले क्लासिफाई करा। फ्रॉड्स की रिपोर्टिंग के लिए हमने रिटर्न्स पढ़ी, FMR1 को 3 कैटेगरीज में, फ्लैश रिपोर्ट एंड FMR2 FMR3। FMR2 FM3 के अंदर हमने जो मेन चीज देखी थी वो ये थी, इनकेस फ्रॉड्स नहीं होते तो आपको क्या करनी है, नील रिटर्न फाइल करनी है। उसके बाद डिलेज इन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स,
डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिले होगा तो क्या हो सकता है, सेम फ्रॉड दोबारा हो सकते हैं। इन केस आपने टाइमलाइंस को अडेयर नहीं करा तो आपके ऊपर क्या माना जाएगा कि आपने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की वोलेशन करी एंड आपके ऊपर पीनल एक्शन लिए जा सकते हैं। उसके लिए बैंक्स ने क्या करना है, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। उसके बाद आपने अपने फ्रॉड्स के बारे में बैंक को भी बोर्ड को भी बताना है। बोर्ड क्या करेगा, उसको क्वार्टरली रिव्यू देगा एंड एनुअल रिव्यू प्रोवाइड करेगा। क्वार्टरली रिव्यू में बेसिकली क्वार्टर एंडेड के बेसिस पे जितने जितने फ्रॉड्स हुए उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने रिव्यूज प्रोवाइड करोगे। उसके लिए बैंक्स को क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन अपनी ऑडिट कमेटी ऑफ द एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट करनी है। एंड उसके साथ साथ आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिकल डाटा भी प्रोवाइड करना है, जिसके बेसिस पे आपने क्या करा उस चीज की एनालिसिस करी है। उसके बाद बैंक्स को एनुअल रिव्यू प्रोवाइड करना है। एनुअल रिव्यू कब तक प्रोवाइड करना है, बेसिकली 30 जून तक आपको वो चीज प्रोवाइड कर देनी है। ठीक है, जो ये रिव्यू आप दोगे आपको आरबीआई को भेजने की जरूरत नहीं है, बट आपने बस अपने पास क्या करके रखना है, उस चीज को प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, उसके बाद जो आपके रिव्यूज होंगे उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने मेन कवर करनी है, कि क्या आपका सिस्टम एडुकेट था ताकि वो फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर पाए, स्टाफ अकाउंटेबल कौन था एंड उसको पनिशमेंट क्या दी गई, एंड वो फ्रॉड्स को किस तरीके से आरबीआई या सीबीआई या लोकल पुलिस को रिपोर्ट करा गया। उसके साथ जो आपका एनुअल रिव्यू होगा उसके अंदर कुछ डाटा लाइक नंबर ऑफ फ्रॉड्स, अमाउंट इन्वॉल्व्ड, एनालिसिस ऑफ फ्रॉड, मॉडल्स ऑपरेंडी, एस्टिमेटेड लॉस, अमाउंट रिकवर्ड, प्रोविजंस मेड, ज्योग्राफिकल ब्रेकअप एटसेट्रा भी आपने क्या करने हैं, इंक्लूड करने हैं।